चाय। आपका ओपिनियन? चाय। चाय। चाय तो मोहब्बत है। अच्छा जी बिल्कुल। चाय भी मोहब्बत है। एक ऐसी तो चीज़ है जिसके अंदर हमें चाह मिलती है और उसे हम चाय कहते हैं। चाय से चलने द वाले। मोस्ट रिबिलियस बच्चा आपने देखा है आपके इस अभी तक करियर में? बिल्कुल। वो क्या, मैं नॉमिनेट भी करना कहाँ तक जा चाहूँगा सकता है? अगर वो वीडियो देख रहा हो। होप्स हो कि वो वीडियो देखे। उसका नाम था रावल। अच्छा। तो उस बच्चे की जो एक टिपिकल पॉइंट था। Assalamu alaikum, dear all. I hope you all are doing great. As we promised, this is our first podcast with the guest जो कि आप लोगों ने कहा कि उन गेस्ट को बुलाएं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो पॉडकास्ट का ये सेशन है, ये एवरी वीक एज पर प्लान रिलीज़ होगा एंड डिफरेंट टीचर्स के साथ, डिफरेंट टीचर्स एंड बेंटोर्स के साथ। मेरी इसमें कोशिश ये रहेगी कि आप तमाम लोगों को आपके टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कराया जाए टू गेट द व्यू कि आपके टीचर्स की एक लाइफ क्या है और आपके टीचर्स की वो अननोन फैक्ट्स, वो बातें जो आप नहीं जानते, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए। साथ में हमारा जो ये पहला पॉडकास्ट है, किसकी कुछ सीरीज़ का नेम भी आपको मेंशन कर दूं। हमारी सीरीज़ का नेम है प्रोफेसर्स डायरी। इस प्रोफेसर्स डायरी में डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, जिसका आज हम एपिसोड 1 करने जा रहे हैं। और मैंने आपकी बड़ी फरमाइश पे, आप लोगों की पोलिंग पे, वोटिंग पे क्लियर करके जिन हस्ती को बुलाया है, जिन प्रोफेसर को बुलाया है, योर मोस्ट लव्ड एंड योर मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, प्रोफेसर मोहम्मद एहतशाम, वो आज हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे गपशप शुरू करते हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक का बहुत एहसान है। माशाल्लाह मैं आपकी पर्सनालिटी से ओवरऑल खुद बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। शुक्रिया। और उसका एक सबसे बड़ा जो क्रेडिट देना चाहूँगा वो आपकी इस तबीयत का है, जो माशाल्लाह मुझे अपनी रिसर्च के दौरान कि मैं पॉडकास्ट में क्या आपसे बात करूँ, एक चीज़ पता चली है, तो मैं समझ गया कि आपका ये जो मिजाज है ये उसके मुताबिक है। आप शायरी का शौक़ रखते हैं गालिबन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अच्छा जी, देखें शायरी इस तरह से है कि एक कैफ़ियत है, कोई ज़बान नहीं है जिसको सीखा जा सके। तो जब स्ट्रगलिंग डेज़ थे तो वहीं से कुछ सुनने को मिला। तो एक ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो एक शेर है ऐसे ही कुछ दोस्तों के नाम जो इस वक्त सुन रहे होंगे कि रहने को दिल भी था मगर ए दोस्त आपने, रहने को दिल भी था मगर ए दोस्त आपने, हैरान हूँ इंतखाब आस्तीन का किया। वाह 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 वाह। कि हमने तो दिल में जगह दी थी मगर आस्तीन में रहने का जिनको शौक था तो फिर उनको पालना भी पड़ा है। सही। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो लाइफ की स्ट्रगल्स के अंदर देखने को मिले। मुझे आपके इस बात से याद आया, अभी एक मीम बड़ी वायरल चल रही थी कि मैं दर्जी के पास कपड़ों का नाप देने गया तो बोला, ये बताओ आस्तीन के कितने सांपों की जगह रखनी है। तो वाकई एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ हैं। तो सर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में बच्चे जो चीज़ जानना चाहते हैं, मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। सर बेसिकली तो इस तरह से कि मोस्टली जो है मैं बच्चों के साथ अपना पर्सनल चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं करता। जस्ट नेम, बैकग्राउंड, फैमिली, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। आज पॉडकास्ट है, एक मौका भी है तो इसके मुनासबत से मैं जो है ना मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले कि ये कि मेरा नाम आपको भी पता है कि गलत प्रोनाउंस किया जाता है बच्चों के दरमियान, तो उसके पीछे रीजंस हैं। अच्छा। कुछ बच्चे प्यार मोहब्बत में इस हद तक होते हैं कि वो मुर्शिद बुला देते हैं या फिर हक मुर्शिद के नाम से भी पुकार लेते हैं। दैट्स व्हाई वो मोहम्मद एहतशाम से कन्वर्ट होकर एहतशामुल हक के अंदर एहतशामुल हक। मैं भी शुरू में यही समझा था कि आपका नाम एहतशामुल हक है। बिल्कुल इसी तरह से है। तो मोहम्मद एहतशाम मुकम्मल नाम है और फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मैं बिलोंग करता हूँ एक्चुअली कोट अदू से, जो कि तहसील है मुजफ्फरगढ़ की। तो यहाँ मुल्तान में हम अभी फैमिली जो है हम शिफ्टेड हैं। और इसके बाद ये है कि सर स्ट्रगलिंग डेज चलते रहे हैं साथ के साथ, और बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन इस तरह का डेवलप होता रहा है कि इंट्रोडक्शन फिर वो खुद की पर्सनैलिटी बन जाती है। ठीक है, आपने मोस्टली टीचर्स को देखा होगा, प्रोफेसर्स को देखा होगा कि फिर उनका नाम नहीं, फिर उनका जो एक फेम होता है ना वो बोल रहा होता है। बिल्कुल, वजह शोहरत जो होती है ना फिर वो बोल रही होती है। तो उसके लिए आई थिंक सो बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए बैकग्राउंड की जरूरत पड़ रही है, इट मीन्स कि फिर आपकी पर्सनैलिटी वीक है, कहीं कमी है जी। तो आपका आउटलुक बताना चाहिए कि आप हैं। तो आई थिंक सो मैं इसके ऊपर बिलीव करता हूँ और ये होना भी चाहिए।
बच्चों को भी इसी के बारे में मोटिवेट कर रहा होता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करनी चाहिए, दैट्स इट, ऑल ओके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जो एजुकेशन है उसको लेकर वाई टीचिंग, यस। मतलब वाई यू चोज दिस फील्ड। हर एक बीइंग अ प्रोफेसर, हर एक शख्स की एक अपनी मोटिवेशनल स्टोरी होती है। यस Sir, I want to tell the audience, and audience wants to listen that type of story behind this choosing this profession. अच्छा, इसके पीछे ना एक थोड़ी सी हार्श रियलिटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इन एफएससी डेज़ जब हम उस दौर में थे, 2008-9 की बात है, तो हमें कोई गाइड करने वाला प्रॉपरली नहीं था। ठीक, लाइक से कोई सीनियर जो हमें बताए कि एफएससी के बाद होता क्या है। आज के स्टूडेंट को तो सब पता है। तो एफएससी करने के फ़ौरन बाद जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने कदम रखा, तो वहीं से एक थॉट डेवलप हो गया कि मैंने कोशिश ये करनी है कि जो फर्दर स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह के, जिनको गाइडेंस प्रॉपर मिल नहीं रही होती, तो उनको एक गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो हम अभी से ही, बीइंग द पार्ट ऑफ अ पीजीसी, हम अभी से ही बच्चों को जो है ना मोटिवेट कर रहे होते हैं और उनको प्रॉपर, देखिए ना, हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आईसीएस के बाद आपने ये करना है, एफएससी मेडिकल है, नॉन मेडिकल आपने ये करना है। तो एक डायरेक्शंस उनको प्रोवाइड होती हैं, फिर उनको प्रॉपर मोटिवेट किया जाता है। और इसके पीछे हार्ड स्टोरी यही है कि वो जो गिल्ट मैंने फील किया कि मैं अपने पेरेंट्स को प्रॉपर ये बता नहीं पाया कि व्हाट शुड आई हैव टू डू, तो वो चीज़ मैंने फील की है कि बाकी सबके साथ नहीं होना चाहिए। फिर टाइम टू टाइम सर्व किया है। 2015 से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, ठीक है। तो एकेडमी लेवल से फिर कॉलेज पे बेसिक चीज़ों के साथ डिस्कस करते हुए तो फिर ये एक पैशन बन गया। और आपको पता है कि पैशन के आगे तो फिर कोई भी चीज़ नहीं टिकती। मतलब एक कोटेशन है कि इफ़ योर वर्क इज़ योर पैशन यू डोंट वर्क एट ऑल। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो पेशा है ये अंबिया का पेशा है, इस बात पे भी हमारा बिलीफ है और हमें इसको पैशनेट होकर ही चलना चाहिए। तो अभी आप माशाल्लाह जैसे क्लास में जाते हैं, मुझे कोई वो पॉइंट बताएं, मतलब देयर आर डिफरेंट क्लासेस। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे कहते हैं ये हमारे डिफरेंट टीचर्स हैं, इन टीचर की पर्सनैलिटी ऐसी है, ये आएंगे चीखेंगे चिल्लाएंगे। अच्छा, ये वाले जो टीचर आएंगे ये गुस्सा करेंगे, ये वाला टीचर बहुत ही ज़्यादा नर्म है। आप किस मिजाज के हैं? मतलब आर यू ऑन द स्ट्रिक्ट पार्ट और ऑन द लीनियंट पार्ट, या फिर एक मिड में रहकर चलने वाले? सर, मैं इन दोनों पार्ट्स में नहीं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिव पार्ट्स हूँ। ओके, एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि देखें, मैं इन्वायरमेंट को देखकर जो है ना क्लास को डील कर रहा होता हूँ। ठीक हो गया। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, देखें, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ कि आपके पास अगर कोई दो पेरेंट्स मुलाकात करने के लिए आ जाएं, उनमें से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बच्चे पे गुस्सा करने वाले हैं, उसका केयर टेक करने वाले हैं और उससे पूछगछ करने वाले हैं, और एक दूसरे हैं वो फार्मर टाइप हैं, वो सिर्फ टीचर पे रिलाय कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट पे रिलाय कर रहे हैं। तो उन दोनों के साथ जब आप डील करेंगे ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जो स्ट्रिक्ट पेरेंट है आपको उस हिसाब से डील करना है, जो एक फार्मर है जो आप पे रिलाय कर रहा है, इंस्टीट्यूट पे रिलाय कर रहा है, उसको आपने दूसरे तरीके से डील करना है। तो मैं देखता हूँ कि क्लास का रिस्पॉन्स मेरी तरफ क्या है, तो मैं उस हिसाब से डील करता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ क्लासेस को, अब जानते हैं आप, हमें 4 से 5 दिन के अंदर पता लग जाता है कि ये बच्चे किस टाइप के हैं, इनको डील कैसे करना है। तो उन्हें उसी मिजाज से फिर डील करना पड़ता है। जहाँ पर फील होता है कि यहाँ रिलैक्सेशन नहीं बनती, स्ट्रिक्ट होकर चलेंगे तो काम निकलेगा, तो वहाँ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। इट मीन्स कि हम जब क्लास में एंटर होते हैं तो हमारी भी अपने माइंड में एक इमेज बन जाती है क्लास की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बच्चा जो इमेज बनाता है ना, बच्चे को ये तो पता है कि इस टीचर की, हमारी क्लास में भी, मतलब हमारे माइंड में भी क्लास की एक इमेज होती है, ऐसी है ना, और हम उस इमेज को फिर देखते हैं, लेकिन फॉर गुड पर्पसेस। Yes. हम उस इमेज को लेकर ये नहीं करते, मतलब अब ये क्लास ऐसी है तो इनको ऐसे डी, फिर वही बात कि हम उसको, जैसे आपने बताया, उसी बात की तायद कि उसको फिर उसी क्लास के एनवायरनमेंट के मुताबिक लेकर, हाँ, और फिर उनको उनके पॉजिटिव गुड की तरफ लेकर जाते हैं। Yes. अब इसके पीछे ना एक बात मैं फर्दर ऐड करना चाहूँगा कि आइंस्टाइन अपने लास्ट स्टेज में जो है ना, उसने एक वर्ड कहे जो मेरे लिए आई थिंक सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वर्ड्स कुछ इस तरह से थे कि कायनात में अगर कोई जहन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो माइंड नहीं है। फिर वो ऐसे समझ लें बाउंड्रीज के अंदर रहने वाला कोई पर्सन है, माइंड है, जो एक्स्ट्रा थॉट की तरफ जा ही नहीं सकता। और ये अभी मैंने जो आपको एग्जांपल प्रोवाइड की, इसी चीज़ की दलील है। बिल्कुल, कि अगर आप चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आप इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को ढालना नहीं चाह रहे, आप चेंज नहीं लाना चाह रहे हैं, देन आपके अंदर जो चीज़ है फिर वो काबिल सताइश नहीं है। आई थिंक सो टीचर के अंदर ये होना चाहिए। सर, आपकी क्लास का कोई ऐसा वाकया जो आपके माइंड में रह गया हो? कभी कोई क्लास में ऐसा हुआ है?
वाक़या सर बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स कुछ जो है ना वो शरारती होते हैं, तो हर क्लास के अंदर 5% एलिमेंट तो लाजमी मिलेगा आपको जो थोड़ा आईकॉम। सा आईकॉम स्पेसिफिकली वो हमारी फील्ड से आपकी तो नहीं है तो वो हमारी ICS फील्ड है, माशाल्लाह ICS है आपकी। जितनी कम की जाए ICS के बच्चों की, लेकिन जी। ये आता है कि ये जो एक दो आइटम होते हैं ना ये फिर क्लास के एनवायरनमेंट उसी हिसाब से लेकर चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 45 स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मोड में रखे हुए हैं और वहीं कुछ एक दो ऐसे जो एलिमेंट हैं वो कुछ हरकत करते हैं, तो उससे ये होता है कि 5 से 7 मिनट के लिए मैं लेक्चर से तवज्जो हटा देता हूँ। ठीक। और उसमें फिर ये होता है मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने हरकत की है तो उसको उसी वे से लीनिएंट तरीके से डील करना कि जिसका बाकी बच्चों पर इम्पैक्ट ना पड़े। तो एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे होता है कि सर इस तरफ भी आ सकते हैं, सही। माइल हो सकते हैं। तो फिर वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इस तरह से डील करना पड़ता है। अभी आपने वाकया पूछा तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी जी। तो एक बच्चा था, उसने क्लास के अंदर ना सेल फोन मतलब वो लेकर आया हुआ था, तो अलाउ तो होता नहीं है सेल फोन Right. यूज करना क्लासेस के अंदर, रिस्ट्रिक्टेड है, तो अब उसकी रिंगटोन बजी है तो रिंगटोन उसने जो है ना एक सॉन्ग लगाया हुआ था, ठीक है। सांस में तेरी वाला जो सॉन्ग है वो उसने रिंगटोन लगाई हुई थी। तो जैसी वो रिंगटोन वहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हुई तो बच्चा सारा तवज्जो हट जाती है वाइट बोर्ड से। तो मैं एट द सडन वापस मुँह किया स्टूडेंट की तरफ और उससे कहा कि सेल फोन किसका है, तो उसने हैंड रेस किया कि मेरा सेल फोन है। उसने कहा सांस में तेरी, ये बात मुझे समझ में आती है। तो ये इस रिंगटोन के पीछे क्या वाक़या है। तो जब उसने कुछ एक दो बातें शेयर करना शुरू की तो मैंने उसे कहा कि आप जो है ना रुक जाएं, यहीं पे बैठ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी, जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे बच्चे ये सुनना नहीं चाहते। तो सही, रुको जरा, सब्र करो। सब्र करो। वो इसी तरह का था वाकया और बहुत सारे ऐसे जो है केसेस मिल रहे होते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट माशाल्लाह ऐसे भी मिले हैं जो बहुत ज़्यादा अदब करने वाले थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जो नॉर्मल थे, कुछ काम से काम रखने वाले, कुछ प्यार मोहब्बत से चलने वाले। द मोस्ट रिबिलियस बच्चा आपने देखा है आपके इस अभी Yes, तक करियर में? बिल्कुल। वो क्या? मैं नॉमिनेट भी करना कहाँ तक जा चाहूँगा सकते हैं? अगर वो वीडियो देख रहा हो, होप्स हो कि वो वीडियो देखे। उसका नाम था रावल। अच्छा। तो उस बच्चे की जो एक टिपिकल पॉइंट था वो ये था कि जब जब मैंने असाइनमेंट दी, जब जब मैंने कोई टास्क बच्चों को कहा कि आपने याद करके आना है, वोकली सुनूंगा आपसे या लिखवाऊंगा, वो बच्चा अगले दिन छुट्टी करता था। अच्छा जी, ये उसका पूरा साल मैंने बेयर किया है और उसके घर वाले खुद जो है ना वो भी इस बात से परेशान थे। तो हुआ कुछ इस तरह से, ये भी इंटरेस्टिंग वाकया है। आफ्टर द 4 to 5 months, दिसंबर की छुट्टियों के बाद वो बच्चा आया तो मैंने फिर एक फर्दर असाइनमेंट दी और प्रॉपर बोला है कि देखना आपने फिर छुट्टी करनी है, और उसने लिटरली की है। अच्छा। उसने लिटरली छुट्टी की है और 2-3 दफा ऐसा हुआ है। मैं फिर उसे कहता था देखना आपने फिर छुट्टी करनी है, और उसने फिर लिटरली छुट्टी की है। तो हमें देखिए ऐसे आर्टिकल्स भी मिलते हैं। मैं इसको मिल जाते एलिमेंट नहीं हैं। कहूंगा, ये आर्टिकल है। आर्टिकल्स। अच्छा, मैं गेस करूं ICS का बच्चा होगा। ये मेडिकल का बच्चा था। मेडिकल में भी जी, ऐसे नमूने मेडिकल होते का हैं। बच्चा। मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है ना उसमें ICS और ICOM थोड़ा सा बच्चे इस तरह के होते हैं। अच्छा, वही बात है, एलिमेंट्स होते 2, 3, 4 ही हैं। जी जी हाँ, दे मेक कम्युनिटी, अगर उनको पहले से ही ना सही तरह से समझा दिए जाए। अच्छा, इन क्लासेस में जितने मौद्दिब बच्चे होते हैं, सिर्फ 1-2 एलिमेंट्स को अगर आप समझा दें। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। मैंने ICS के बच्चे को ज़्यादा मुअद्दब पाया, अदब करने वाला, केयर करने वाला, वैल्यूज़ देने वाला, समझने वाला। मैं आल्दो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसी तरह से टैकल डाउन करता हूँ। ICS का स्टूडेंट आपको पता है थोड़ा सा वीक फील कर रहा होता है, जी। और स्पेसिफिकली फिजिक्स तो उनके लिए मौत है, जो सीधी सी बात मैं आपको बता दूँ। तो इनको टैकल कैसे करना होता है, जो असाइनमेंट या टास्क वगैरह इनको मिल रहे होते हैं और अगर वो थोड़ा सा लूज पढ़ रहे हो कि हम ये नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू इट, तो उनको फिर ये होता है कि मैं छुट्टी के बाद ना रोक लेता हूँ। अच्छा, जी, एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट जब तक वो चीज़ जो बाकी स्टूडेंट्स ने क्लियर की है क्लास में, अगर वो आफ्टर द छुट्टी नहीं करेंगे तो फिर वो क्लियर करके देकर जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। और मुझे प्रॉपरली पेरेंट्स के फ़ोन भी आ जाते थे कि जी वो बेटा आपके पास है, तो मैं प्रॉपर कहता था जी मैंने रोका हुआ है, उसने टास्क आज किया नहीं था, और मुझे आगे से ये कहा जाता था कि आपका शुक्रिया, आप इसे इंसान बना देंगे। सही नहीं सर, असल में अभी मैंने रिसेंटली अपनी जो पोस्ट वगैरह की उसमें मुझे आइडिया हुआ कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा आपसे इंस्पायर्ड हैं, एंड दैट इज़ द पॉइंट वेयर इंस्पिरेशन कम्स इन टीचिंग। तो बच्चा खुद से ही आपकी बात को पिक भी करता है और अडॉप्ट भी करता है। वो ये टीचर्स ऐसे जो इंस्पायर कर जाते हैं, बच्चा कहता है मैं किसी और का काम ना करूँ, पहले इनका काम करूँ।
ये ना हो कि कल इनके सामने मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। हाँ, इसी तरह से है जैसे आप कह रहे हैं, बच्चे मोस्टली जो है ना मुझे प्रॉपरली कह रहे होते हैं कि सर आपका लेक्चर लेने के लिए ही आया हूँ मैं। आई नो कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मक्खन लगा रहे होते हैं, बट एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा जब ऐसा होता है ना, फिर हमें भी एक फील क्रिएट हो रही होती है कि नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ओरिजिनल फीलिंग भी नज़र आती है। जैसे कि वो बिल्कुल जो है ना ऑब्वियसली आपका देखें कितनी बड़ी बात है कि एक स्टूडेंट आपको ये कह रहा है कि सर मैं स्पेशली आता ही आपके लेक्चर के लिए, बाकी लेक्चर तो मैंने लेने हैं, लेकिन वेट आपका होता है। और प्रॉपर एक मीम बनी हुई है कि क्लास इज़ गोइंग बोरिंग, क्योंकि वो आर्ट्स के लेक्चर आपको पता है थोड़ा सा बच्चे को फील हो रहे होते हैं, तो जब वो महबूबा की तरफ बात जा रही हो या फिर इस्लामियात का अगर लेक्चर हो तो वो थोड़ा सा बोर फील कर रहे थे। तो आफ्टर दैट जब मेरा लेक्चर होता था तो वो मीम के अंदर मेंशन किया हुआ है, सडनली द सरहद शाम अराइव्स, और वो एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो ग्लासेस ऊपर करके उसने दांत निकाले हुए हैं। हमारा मूड इस तरह से फील होता है, पहले बोरियत वाला जो ना फेस बना हुआ था। उसके पीछे लॉजिक यही है कि मैं लेक्चर के अंदर एंटर होते ही ना, रूम के अंदर एंटर होते ही मैं फ़ौरन 5 मिनट्स बच्चों को रिलैक्स करता हूँ कि आप अभी रिलैक्स हो जाएं, प्रीवियस जो आपने लेक्चर पढ़ा है ना उसको अभी माइंड में आप रखें और उसको साइड पे कर दें। आफ्टर द 5 मिनट्स में कहता हूँ मेरे लेक्चर की तरफ आ जाओ, व्हाइट बोर्ड पे फोकस होना चाहिए, दैट्स इट। तो वो 5 मिनट बच्चा समझता है कि हम एक टाइप का ब्रेक हो गया, मेंटली रिफ्रेश हो गए, क्योंकि 3-4 लेक्चर बच्चे का बैठा होना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। उस चेयर पे बैठना तो वो एक हिम्मत की बात होती बच्चे ही कर सकते हैं। है। यस। अब और दूसरी बात है वो क्लासेस खास तौर पे जिनका लास्ट में लेक्चर है, और अगर आपका फिजिक्स का लास्ट में आ गया तो वो बच्चा तो वैसे ही एग्जॉस्टेड हो गया, बिल्कुल टायर्ड भी नहीं, एग्जॉस्टेड। उसको फिर अगर आप इस तरह से करते हैं तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जो एनवायरनमेंट के मुताबिक हमें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, तो उसी हिसाब से फिर बच्चों को मैं पहले आपको जो है ना बता चुका हूँ कि आगे इन्वायरमेंट को देख कर चलना पड़ता है। ठीक है, पढ़ाना तो है, बट उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन हमें बच्चों के लिए भी लाजमी जो है ना वो रखना चाहिए, ताकि उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी चलती रहें। एक टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड होता है ना वो भी बना रहे। आई थिंक सो अगर ये बॉन्ड होगा ना, देन स्टूडेंट कैन डू एवरीथिंग, Exactly. कुछ भी कर जाएगा। एग्जैक्टली वही बॉन्डेज के थ्रू, आपकी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू Yes. एक इंस्पिरेशन का लेवल आ गया, बिल्कुल वहाँ बच्चा खुद ही काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह। ठीक ठीक। अच्छा, एक बात और, चाय या कॉफ़ी, चाय आपका ओपिनियन? चाय चाय। चाय तो मोहब्बत है अच्छा, जी, बिल्कुल। चाय भी मोहब्बत है। एक ऐसी तो चीज़ है जिसके अंदर हमें चाह मिलती है और उसे हम चाय कहते हैं। आपकी चाय पहली मोहब्बत या आखिरी मोहब्बत कौन सी है ये? सर देखिए, मेरी नज़र में चाय पहली मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन आखिरी ज़रूर है। पहली मोहब्बत अभी दसोगे? पहली पहली मोहब्बत सर ये था- आपकी चॉइस पे, और जी, जी। ऑन बिहाफ ऑफ यू आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखें, इस तरह से है कि जिस मोहब्बत की बात आप करें वो तो डिस्क्लोज हो नहीं सकती। ठीक है, अगर हम मशरूबात की बात करें तो पहली मोहब्बत जो वो चाय नहीं थी, ठीक वो है। हमारा रुझान बना था कोका कोला की तरफ। अच्छा। जी, तो जब टीचिंग फील्ड के अंदर आए हैं तो पता चला कि कोका कोला तो बहुत ज़्यादा हैजर्डस है, हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियरी पॉइंट्स नहीं रखते हो, और काफ़ी सारा फिर स्किल्स हमारी जो है ना वो लूज़ हो रही होती है। तो उसको थोड़ा सा डिग्रेड किया, और चाय हमारे लिए एनर्जी है। चाय अगर ना हो तो ऐसे समझ लें ये फ्यूल है। कॉफ़ी में डबल है, ये देख लें। नहीं, फ्यूल, चाय फ्यूल है। तो चाय आपकी मोहब्बत है। जी जी। ठीक। अच्छा, मैं अभी अपनी रिसर्च के थ्रू मुझे एक और बात भी पता चली, माशाल्लाह आपने उम्रा का शब्द भी हासिल जी किया जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बारे में कुछ बताएं, आपके क्या मतलब इस ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, और माशाल्लाह अल्लाह की रहमतें कैसे बरस रही होती हैं अल्लाह के घर में, ज़रा मुझे इसके बारे में बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2017 में 2017 मार्च के मंथ के अंदर जो है ना वो उम्रा परफॉर्म किया। खुद के अंदर तो इतने गट्स नहीं थे या खुद के अंदर इतनी कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं थी कि उम्रा कर सकें, बट आल्दो जो मेरी मदर हैं उनके बिहाफ पे जो है ना वो उम्रे का शर्फ नसीब हुआ है, क्योंकि वो खुद बहुत लगाव के साथ जाना चाह रहे थे। तो 22 डेज़ का जो था ये हमने स्पेंड किया है, जिसमें मक्का और फिर मदीना और फिर वापसी मक्का, तो 2 उम्रे की अदायगी हुई थी उसी 22 डेज़ के अंदर ही। एक अच्छा पॉजिटिव मोहब्बतों भरा, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो ये सफ़र इश्क था, कि उससे पहले मैं एक डिफरेंट टाइप का पर्सन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अभी जो तस्करा कर रहे थे ICS के स्टूडेंट्स का, तो मुझे उनमें से कोई एक समझ लें। अच्छा, जी, थोड़ा टीजिंग, इतना चेंज। जी, तो टीजिंग थोड़ा सा वे, और टीचर्स के साथ थोड़ा सा वो रूड बिहेवियर तो नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह कभी नेचर के अंदर, बट वो टीजिंग वे जो एक था, तंग करना, ज़्यादा हल्ला गुल्ला करना,
शुगर मिला, ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती थी। बट वो जो एक ठोकर लगी तो मैं उसको कहूँगा कि हंचबैक को किसी ने लात मारी तो वो सीधा हो गया। सीधा हो गया। तो वो मेरे साथ हुआ है। तो उसी उम्र के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरे घर वालों में से किसी को नसीब नहीं था हुआ, बट मैंने बहुत कोशिश की जिसमें मुझे चोट भी लगी और मेरे ग्लासेस में तब भी यूज़ करता था वो टूट गए थे। तो वो था हजर अस्वद का बोसा लेना, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अब तो आई थिंक सो कोई प्रॉपर वे नहीं है अभी तक। नहीं तो उसमें तो मैंने भी सुना है कि काफ़ी ठोकरें लगती हैं आपको वहाँ तक पहुँचने में। बहुत ज़्यादा ठोकने लगती है। मेरे साथ फिर सीन कुछ और भी हुआ था। मैं हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए गया तो वहाँ पर हबशा के बहुत से लोग खड़े हुए थे। एक तो उनका जुस्सा आप देखें तो बहुत हैवी होता है, फिर उनका माशाल्लाह कद, तो एक हैवी कद हैवी जुस्से के साथ एक पर्सन खड़ा हुआ है और आप अगर आगे जाने की कोशिश करते तो उसने जस्ट एक सिंगल हैंड से आपको पीछे कर देना है। तो ये एक बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही थी कि नहीं जाना है, अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है। तो फिर एक टैक्टिक थोड़ी सी यूज़ की थी कि अब उनका कद तो बड़ा था तो ऑब्वियसली उनका लेग का जो पोर्शन था वो भी बड़ा था। उस टाइम मेरी हाइट ज़्यादा नहीं थी 2017 में, तो मैं उनके लेग्स के दरमियान में से नीचे से गुजर के चला गया। और मैं जी मैंने जब लास्ट पे जाकर देखा कि अब दीवार आ गई है तो मैंने जब गर्दन ऊपर की तरफ की तो सामने हिजर अस्वद था। फिर वहाँ जो शूरता खड़ा हुआ था दरवाजे के ऊपर, उसने खुद ही हाथ से कहा कि अब आप बोसा ले लो। तो 2 से 3 सेकंड का वो दौरानिया था, तो उसी दौरान जो है ना वो सारा क्लियर हो गया था। ज़ियारात मुकम्मल की हैं, हतीम के अंदर जो है ना वो मौका मिला है नवाफिल अदा करने का, और प्रॉपर दूसरों को भी जो है ना कोशिश की है कि प्रॉपर एक वे से गाइड करें। क्योंकि कुछ पाकिस्तानी अगर कम्युनिटी के लोगों की बात करूं, इनको प्रॉपर पता नहीं होता कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, ठीक है। तो वो गाइडेंस का लेवल भी थोड़ा अजीब ही फील था। सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिली, प्यार बहुत ज़्यादा मिला, बट कंक्लूजन यही रखूँगा कि मक्का के लोग जो हैं थोड़े से सख्त होते हैं, ठीक। मदीना के लोग बहुत ज़्यादा नरम हैं, और ज़्यादा प्यार जो है वो आपको मदीने में मिलता है, ज़्यादा मोहब्बतें आपको मदीना में मिलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो महबूब खुदा का घर है। तो उससे ज़्यादा तो आप कहीं इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा था उम्र के अंदर। फिर उसके बाद ब्लेस फीलिंग थी। 2017 के बाद एक डिफरेंट जो था वो पर्सन में बनकर निकला हूँ, क्योंकि वो चेंज जो फील हुआ है अंदर, मैं खुद जानता था पर्सनली, ये आपको इनर थॉट्स बता रहा हूँ कि मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता। ये थॉट्स के साथ मैं वहाँ गया था, बट स्टिल मेरी मदर ने मेरा हैंड पकड़ा हुआ था, कहा था काबे की तरफ देखना नहीं है, चलते जाओ। तो हम मेन गेट से चलकर जा रहे थे आगे की तरफ। तो अम्मी ने हमें पहले ही बताया हुआ था कि जो काबे के ऊपर नज़र पड़ने पे आप दुआ मांगोगे वो कबूल हो जाएगी पहली दफ़ा देखने पे। तो हम बिल्कुल करीब जाने के बाद वालदा ने कहा कि मुझे लगते हैं अब हम करीब आ गए। तो वो देखा तो मैं सडनली जो है ना, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ। मेरे लेफ़्ट हैंड पे मेरा बड़ा भाई था, राइट साइड पे मेरी अम्मी थी, सेंटर में मैं खुद मौजूद था। तो मैंने दोनों से हाथ छुड़वाया और मैं नीचे जो है ना मैदान की तरफ भाग गया। मुझे होश नहीं था बिल्कुल भी, और वो ज़ारो कतार रोना, फिर वो एक चेंज, फिर 2 उम्र अदा किए, प्रॉपर एक फ्रीज़ा जो मतलब इंटरनल सेटिस्फेक्शन थी कि आई हैव डन। काबे में पड़ी जब पहली नज़र, जी क्या चीज़ है दुनिया, भूल गया। तो वही सिनेरियो बिल्टअप हुआ, क्योंकि वहाँ का ना इन्वायरमेंट और है। मैं अगर फिजिक्स की ज़बान में बात करूँ, काबे के इर्द गिर्द जो एनर्जी है ना वो कुछ और है। आप यहाँ मस्जिदों में जाएं, यहाँ एनर्जी तो आपको मिलती नहीं है, क्योंकि मुश्किल से पहली सफ़ पूरी है, दूसरी सफ़ पूरी है। काबे में जाएं, आपको इन्वायरमेंट और मिल रहा होता है, वहाँ पर लोग किसी और चीज़ के लिए आए हैं, वहाँ पर एनर्जी किसी और चीज़ के लिए सर्व हो रही है। अच्छा आप बिरयानी लवर हैं या कोई और डिश? लाइक आई एम टोटली बिरयानी लवर, आपका क्या है? बट आई थिंक सो मुल्तान में कहीं बिरयानी नहीं मिलती, पुलाव मिलते हैं। ये सारा पुलाव बेच रहे होते हैं। 1-2 स्पॉट्स हैं जो बिरयानी कहलवाने के काबिल हैं। तो मैं एक्चुअली में फूडी हूँ, फूडी कार्नेट कह लें, तो मैं ढूंढ कर चीज़ें जो ना वो खा रहा होता हूँ। तो दोस्तों को भी पता है कि टेस्ट बर्ड अच्छे मिले हुए हैं अल्लाह की तरफ से, तो प्रॉपरली जो है वो, अब मुनासिब तो नहीं है नाम लेना, बट वो पुलाव फिर नहीं इतना अच्छा, पुलाव नहीं मज़ा करता, इतना नहीं अच्छा लगता पुलाव। और खाने पीने में और आपको क्या पसंद है? ट्रेडिशनल ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ या फिर थाई, मलेशियन या फिर कोई यूरोप डिश हो, यूरोपियन डिश हो, उससे ज़्यादा ट्रेडिशनल। क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ के जो खाने हैं ना उनका कोई अलग ही ट्रेजेडी के साथ वो बन रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी रेस्टोरेंट से खाओगे ना तो वहाँ का शेफ़ मसाले डालेगा मोहब्बत नहीं, वाह वाह लेकिन जो खाना हमारे बड़ी बात। घर में आपकी या मेरी मदर एक ही बात है, वो बना रही है तो उन्होंने मोहब्बत डालनी है।
तो वो मोहब्बत का एलिमेंट जब तक नहीं डलता तो वो टेस्ट जो है ना, वो मैं अभी भी इतनी एज के बावजूद भी मैं अपनी वालदा के हाथ के खाने का दीवाना हूँ। मुझे आप कहीं और से कुछ ला दें और घर में वही सेम चीज़ पकी हो, मैं बाहर वाली चीज़ को प्रेफर ही नहीं करूँगा। मुझे पता है कि वो उस जैसी चीज़ बनेगी कोई नहीं। वो जो मोहब्बत वाला एलिमेंट है जी, वो बिल्कुल वहीं पे बिल्कुल। तो अभी माशाल्लाह आपका जो ये जर्नी है, इसमें आप बीइंग अ टीचर स्टूडेंट्स को एक पॉइंट जो उनको आज इस पॉडकास्ट के थ्रू रेफरेंस से पहुंचाना चाहते हो कि अपनी लाइफ में स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कामयाबी के लिए। देखिए, हम भी तो एक सक्सेस को अपने लिए डिफाइन कर रहे होते हैं ना, लाइक सक्सेस इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी, एब्सोल्यूट नहीं है। कोई एक मुकाम पर पहुंच गया तो वो उसकी, हर किसी की सक्सेस का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। आज के बच्चों को आप क्या कहेंगे कि कैसे अपनी लाइफ को देखें, किस नज़रिया से? आई थिंक सो सर, आपने बिल्कुल वैलिड एक पॉइंट बताया कि रिलेटिव चीज़ है, ये एब्सोल्यूट नहीं है कि आप किसी पॉइंट पर जाकर रुक जाएं कि दैट्स इट, ये फिनिश हो गया। तो ये इनफाइनाइट की तरफ लेकर जाती है, अनडिफाइंड चीज़ें हैं। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लास में, रिसेंट जो ईयर मेरा गुजरा है इसमें भी मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, और ये पॉइंट ऐसा है कि अगर किसी को समझ में आ जाए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। और वो पॉइंट ये है कि आप अपने माइंड में गोल बनाकर चलें, जब आप उस गोल को अचीव कर लें फिर आप वहाँ ना रुकें, आप आगे का सोचें। मतलब ये हुआ कि एट द टाइम आपने सोचना एक गोल का है, जब उसे अचीव कर लें तो वहाँ रुकना नहीं है, आप उससे आगे गोल क्रिएट करें, वहाँ मूव करें। अगर वो अचीव हो जाए फिर भी नहीं रुकना, फिर आगे मूव करते। इससे होगा क्या, इससे आप स्ट्रगलिंग मोड में रहेंगे, इससे आप एक ट्राई करने वाले पर्सन बन जाएंगे, इससे आप एक कोशिश करने वाले, काविश करने वाले इंसान बन जाएंगे और आप रुकेंगे नहीं। तो आसान लफ्ज़ों में हम इंग्लिश में इसको कहते हैं बीस्ट मोड। आप कभी नहीं देखेंगे कि बीस्ट एट अ टाइम वो डिफरेंट टास्क कर रहा है। अगर वो शिकार के मूड में तो वो शिकार करेगा, अगर वो रेस्ट के मूड में तो वो रेस्ट करेगा। और ट्रूली फोकस्ड, यस, ट्रूली फोकस्ड, यही चीज़ होनी चाहिए। इससे एक तो बंदा डीमोटिवेट नहीं होता। और मैं मोस्टली बच्चों के, बच्चे कह रहे होते हैं सर हमारे अंदर ये फेयर है, हम अचीव नहीं कर पाएंगे। बट आई थिंक सो कि अगर स्टूडेंट इस फेयर को मार देना, सिर्फ इसी पॉइंट को सोचते हुए कि मैं अगर कोई टास्क कर रहा हूँ ये मेरी सक्सेस की तरफ पहला स्टेप है, ऑल्दो वो फेलियर की तरफ ले गया आपको, मतलब वो फेल हुआ है, वो स्टेप आपका कामयाब नहीं हुआ, बट आप ये देखें कि एक सिंगल मोर टाइम ट्राई करने से आप बेटर अचीव कर सकते हैं। अब यही जब मैं बच्चों को समझा रहा हूँ तो सर ये कैसे पॉसिबल होगा, तो मैं खुद की एक मिसाल बच्चों को जो है ना, आई डोंट थिंक सो कि ये कहीं पर हो, अगर हो भी सही तो वेल एंड गुड। तो मैं ये खुद से बच्चों को समझा रहा होता हूँ कि अगर आप भाग नहीं सकते किसी भी टारगेट के पीछे तो आप चलो। अगर आप चल नहीं पा रहे टारगेट के पीछे तो बेटा आप अपने घुटनों के बल जो है ना वो रींगना स्टार्ट कर दो। अगर वो भी नहीं है, कोई आपकी टांगें काट देता, अब जो जितना एक टारगेटिंग इस वक्त इन्वायरमेंट बना हुआ है, जिस तरह का एक माहौल यहाँ पर इस वक्त डेवलप हुआ है एजुकेशन फील्ड के अंदर, तो आपको पता है ये सब चीज़ें चलती हैं, टांगे काटना, और मतलब कि जड़ें काटने से मैं रिलेटिव करना चाह रहा हूँ इसको। तो आपने क्या करना है, अपने कोहनियों के जरिए चलना शुरू करना, रुकना नहीं। अगर आप स्टॉप कर गए आपकी मौत है। यही चीज़ है जो हम फिजिक्स के अंदर समझा रहे होते हैं कि आपकी एनर्जी कन्वर्ट होती रहनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही, आप स्टॉपिंग मोड में हो, देन यू आर डेड। एग्जैक्टली। हरकत रहेगी तो वो जिंदगी है। अगर आपकी हरकत फिजिकली मेंटली ख़त्म हो गई है तो यू आर डेड। हाँ, हॉस्पिटल डिक्लेयर करता है नहीं करता वो बात की बात है। सर मुझे ना ऐसे सुनने में, एक मैं रिसर्च कर रहा था, आपको पता है मेरी बहुत बड़ी टीम है रिसर्च की, एक ही बंदे की, तो मैं वो रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ स्टूडेंट से पता चला कि आपका ना क्लास में सज़ा देने का बड़ा डिफरेंट वे है। मतलब किसी एक बच्चे ने गलती की है तो आप उस एक बच्चे को साथ मिला के पूरी क्लास को कहते हैं आप असाइनमेंट बना कर लें, और नॉट 1 टाइम 5 टाइम्स, और फिर कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये बच्चा गलती ना करे। कोई इस तरह से है, ये क्या किस्सा है? देखें, इस किस्से के पीछे ना लॉजिक यही है कि जब हम एक स्टूडेंट की वजह से, जो असाइनमेंट वाला किस्सा है, असाइनमेंट तो देनी होती है, ठीक है, क्योंकि मैं टास्क तो निकलवाना है। मैं बच्चों से कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि उनकी प्रेपरेशन इस लेवल की हो जाए कि वो जब जाकर एग्ज़ाम सेंटर में बैठा और पेपर अटैम्प्ट कर रहा हो तो उसको माइंड में आए कि ये चीज़ें हमें ऑलरेडी असाइनमेंट में क्विज़ के तौर पे मिली हुई थी। अब वो असाइनमेंट तो मुझे देनी होती थी, मैं एक्चुअली में बहाना तलाश कर रहा होता था, सही, कि कोई ना कोई मुझे ऐसा बहाना मिले कि मैं इन सबको असाइनमेंट दूँ। तो वो एक बच्चे की तो बात ही नहीं है, मेंटली तौर पर तो मुझे पता होता था कि असाइनमेंट देनी है, और मुझे ये भी याद होता था कि प्रीवियस असाइनमेंट किसने नहीं दी, उससे पहले किसने नहीं दी। अच्छा, तो मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंगल स्टूडेंट को भी ट्रीट करना जानता हूँ।
इंडिविजुअली मैं Good. ट्रीट करना जानता हूँ स्टूडेंट्स को, फिर वो माइंड में रह जाती चीज़ें। आपने वो हरकत की थी 4 महीने पहले, आपने ये हरकत की थी, उस वजह से पूरी क्लास को असाइनमेंट दी। अब उससे क्या होता है कि अब एज अ टीचर देखें, हमें जो है वो खुद से बच्चों को इस तरह से डील करना होता है जिसको आप कह लें कि वो अनवे जाकर हमें या अनपाथ वे से जाकर हम उन बच्चों को डील करना पड़ रहा होता है कि लाइक से बच्चों को असाइनमेंट तो लग रही होती है, बोझ है, लेकिन इन एक्चुअल वो उनकी प्रिपरेशन है। तो जब लास्ट डे मेरा था इन्हीं क्लासेस के अंदर, तो मैं उन्हीं बच्चों को ये प्रॉपर्ली बता कर आया था कि बेटा देखें, जब आप पेपर में बैठेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें असाइनमेंट में हमने की होंगी। तो एक्चुअली में आपकी प्रिपरेशन थी, आल दो आपको ये बर्डन लगा होगा, लेकिन आप ये तो देखें कि आपका एक सब्जेक्ट के लिहाज से आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो गए। आप ये तो वो असाइनमेंट तो सर देनी होती थी ऑब्वियसली, मैं तो सिर्फ टैकल पॉइंट, जिस दिन मुझे वो पॉइंट नहीं मिला उस दिन मैं बच्चों को रिलैक्स कर देता था, या जिस दिन अगर किसी बच्चे से गलती हुई और उसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली कि सर दैट वाज मी, उस दिन मैं कहता हूँ चलें इट्स ओके, बच्चा मान गया। लेकिन जब पूरी क्लास खामोश हो जाए तो फिर मैं कहता हूँ कि अगर ठीक है आपने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर सभी बर्दाश्त करें। तो उससे ये होता था कि जब लेक्चर के लिए जाने लगता था तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर क्लास कहीं लैब में हो, फिज़िक्स लैब, बायो लैब या कंप्यूटर लैब में, और उसके बाद फ़ौरन मेरा लेक्चर हो, तो मैं फिर ये नोट करने लगा हूँ कुछ चीज़ें। तो बच्चा जो है वो 2 मिनट पहले वहाँ से ऑफ करके मेरी क्लास में होता था कि अगर मैं लेट हुआ तो मेरी शामत आ जाए, और क्लास में उससे इन्वायरमेंट बिल्कुल बेहतरीन रहता है। और दूसरी चीज़ के ये जो फिनोमिना आप मुझे बता रहे हो कि सिंगल स्टूडेंट की जैसे सबको असाइनमेंट मिलना, ये बॉयज़ में तो बहुत कम हुआ। अच्छा जी, बॉयज़ में तो ऐसे समझ लें ना होने के बराबर ये बिल्कुल चीज़ है। ऑब्वियसली जो इवनिंग कोचिंग के अंदर मैं पंजाब कॉलेज में ही सर्व कर रहा हूँ, तो यहाँ इवनिंग कोचिंग में मुझे जो है ना क्लास मिली थी फीमेल स्टूडेंट्स की, वहाँ पर ये एलिमेंट ज़्यादा देखने को मिला है बिकॉज ऑफ वो जो पहले मैंने आपको बात की, बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्स, कि बच्चा ना पहले ही माइंडसेट बनाकर बैठा होता है। जब वो साइंस पढ़ने के बाद आगे 9th क्लास के अंदर अपने टॉपिक्स को स्प्लिट होता हुआ देखता है ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स के अंदर, तो चूँकि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, तो बच्चा यहाँ पर आकर ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है कि मुझे अब यहाँ पर स्पीड पढ़नी है, वेलोसिटी पढ़नी है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, और इसी के रिगार्डिंग और सारे टॉपिक्स भी डिस्कस करना है। फिर इसके अंदर वैरायटी ऑफ ब्रांचेज हैं, सिंगल सब्जेक्ट को पढ़ लेने का नाम फिजिक्स नहीं है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। और उसमें 9th 10th के अंदर, मैट्रिक के अंदर तो सिर्फ जस्ट टच होता है, एफएससी में आकर वो बिल्कुल एक कम्पिटिटिव वे से जो है ना रिप्रेजेंट किया होता है। तो यहाँ बच्चा थोड़ा सा ना लो फील कर रहा होता है। ठीक है, आफ्टर द मोटिवेशन बच्चे को हम यही कहते हैं कि आपने इसको प्रिपेयर करना है और इस तरीके से करना है कि आप इसके जस्ट पॉइंट्स माइंड में रखें। पूरी चीज़ आपको ना हो प्रिपेयर, इट्स ओके, बट आप इसके पॉइंट्स को माइंड में रखें ताकि ईजीएस्ट वे में ही आपको समझ आ जाए। तो उसी में से एक टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, फिज़िक्स फर्स्ट ईयर, और चैप्टर नेम है वेव्स। तो एक तो ये लेंथी चैप्टर है, दूसरा ये चैप्टर ड्यू टू डायग्राम्स, ड्यू टू थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल फील हो रहा होता है, ड्राई फील हो रहा होता है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नेचर के अंदर वेव कहते हैं किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंस को। आप अगर किसी चीज़ के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करें तो वह वेव जनरेट होगी। सिंगल लाइन के अंदर ये एजेंडा समझ में आ जाना चाहिए। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के बाद जब हम इसको प्रॉपर डिस्कस करें तो फिर हम साउंड की तरफ आते हैं। तो साउंड जो है वो बेसिकली एक ऐसी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने वाली, जो ह्यूमन थॉट्स के जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, इनके टॉन्सिल्स की वाइब्रेशन की वजह से जो एक आवाज़ जनरेट होती है वो एक्चुअली में फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये हवा को कंप्रेस करते हैं, जो ये थायराइड ग्लैंड्स के मॉलिक्यूल हैं, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने की वजह से हवा को कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद जब हमारे थ्रॉट से रिलीज़ होती है हवा, तो एक वॉइस को जनरेट कर रही होती है, टोन को जनरेट कर रही होती है। बट ये स्टूडेंट्स नहीं जानते नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने वाले हर पर्सन के, इवन दैट आप अगर हर मखलूक की कह लें तो गलत नहीं होगा, हर क्रिएशन की एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है जो कोई और ऑन नहीं कर सकता। आपकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, मेरी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, बट इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह अगर ये पॉसिबल हुआ तो कोई ना कोई एक ऐसी डिवाइस ज़रूर बनाई जाएगी जो हवा के अंदर घूमती हुई, रैंडमली मूव करती हुई किसी भी पर्सन की फ्रिक्वेंसी को वापस टोन के अंदर कन्वर्ट करना चाहती है। ओके, जो उसने बात की होगी। यस, तो ये बात हवा में रहती है। यस, अच्छा, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। फ्रिक्वेंसी वो चीज़ है जिसे आप कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते। ठीक। इन शॉर्ट ऐसे कह लें, फ्रिक्वेंसी जो है वो एनर्जी की टर्म्स के अंदर आप डील कर सकते हैं।
और निकोला टेस्ला मेरा फेवरेट साइंटिस्ट जो है, ये उन्हीं के वर्ड्स हैं कि अगर आपने कायनात के सारे राज जानने हैं तो आप इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। यही रिसेंट एडवांसेस हैं फिज़िक्स के अंदर जो सब डील हो रहे हैं कि हम जितनी भी मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ज़रूर तस्करा है, क्योंकि वाइब्रेशन हो रही है, ऑसिलेशन हो रही है। आप एटॉमिक लेवल पर चले जाएँ, पार्टिकल लेवल पर चले जाएँ, ठीक है। हाँ जी, एब्सोल्यूट रेस्ट तो नहीं है कहीं पे, एवरीथिंग इज़ इन मोशन, रिलेटिव मोशन के अंदर हैं चीज़ें, एब्सोल्यूट रेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स के अंदर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बच्चे इस चीज़ को बड़ा आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ें समझ रहे होते हैं। ऑल्दो जो वेव्स हैं आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको आप आधे घंटे में भी समझा सकते हैं, जिसको आप चाहें तो 3 दिन में भी नहीं समझ सकते। सही, ये वो चीज़ है। इट इज़ एज सिंपल एंड एज कॉम्प्लेक्स। यस, जितना आसान नज़र आता है भी सही, और जितना कम्प्लेक्स सोचेंगे उतना बन भी जाएगा। उतना बन जाएगा। राइट सर, आपका हमारे चैनल पर आने का और हमारे इस पॉडकास्ट में आने का बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज आप बच्चों को देना चाहें हमारे चैनल के लिए, या आप समझने सीधी सी बात है कि हमारे चैनल के हवाले से आप क्या कहते हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑब्वियसली मैं बच्चों को कह रहा होता हूँ कि लाजमी नहीं है कि आप स्टडीज़ की तरफ जो है ना मूव ऑन करें, थोड़ा सा आप सोशल जो लाइफ है उसको भी थोड़ा सा सर्च आउट किया करें। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ट्रेड ऑफ करने चाहिए। ऑब्वियसली जो आपका चैनल है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आपकी टीम अच्छा वर्क कर रही है। तो ये जो आप पॉइंट्स इस यंग जनरेशन के सामने रखने जा रहे हैं कि हम एक डिफरेंट स्टाइल से जो है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने लगे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मेरी नज़र में इस दुनिया के अंदर, बल्कि इस पूरी कायनात के अंदर, हमारे महबूब खुदा ख़ातमुन नबिय्यीन से बड़ा कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर हम उन्हीं से समाजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत सीख लें तो आई थिंक सो, हम क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ चल रहे हैं, ये उसी की एक शेप मुझे नज़र आती है। तो ये एक अच्छा वे है अपना एक मैसेज कन्वे करने के लिए, क्योंकि आपको एक प्रॉपर मीडिया मिला हुआ है, एक प्रॉपर चैनल मिला हुआ है, एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप बच्चों तक कोई ना कोई मैसेज पहुंचा रहे हैं जो एक पॉजिटिव वाइब के साथ जो है ना बच्चे अडॉप्ट करें और मोटिवेट हों, ताकि वो देखें कि उनके टीचर्स किस तरह से एक लाइफस्टाइल को अचीव कर गए हैं या अचीव करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रगल्स थी, क्या हार्डशिप्स थी, अब वो क्या फील करते हैं, किस व्यू से देखते हैं, उनका टैकल करने का क्या तरीका है, उनके पढ़ाने का। तो बच्चों को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। एंड आई होप सो कि जो इस वीडियो को देखें वो आपके चैनल को जो है ना वो बार बार विज़िट भी करें और इसको लाइक करें, शेयर करें और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। सर थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।